जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां मंजिल से ज्यादा सफर याद रह जाता है, और कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी भूल नहीं पाता। ये कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है, एक सरकारी अध्यापक राम मोहन की कहानी, जिनकी सीधी सादी जिंदगी में एक सरकारी आदेश ने ऐसी दस्तक दी जो उनकी रूह तक को कंपाने वाली थी। राम मोहन, तुम्हारी अगली पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया है। इस बार तुम्हें जनगणना के काम के लिए भानगढ़ गांव जाना है। वहां के हर घर की जानकारी लेकर तुम्हें रिपोर्ट तैयार करनी है। जी सर। भानगढ़, ये नाम कुछ सुना हुआ सा लगता है। हाँ, सुना ही होगा। बस अपना काम करो और जल्दी लौट आना। और हाँ, कोशिश करना कि रात में सफर ना करो, काम दिन में ही निपटा लेना। ऑफिसर की आवाज में छिपी उस अनकही चेतावनी को राम मोहन समझ नहीं पाए। उनके लिए यह किसी भी दूसरे गांव जैसा ही एक काम था। वो घर आए, अपना छोटा सा बस्ता तैयार किया और ये सोचकर सो गए कि सुबह जल्दी निकलना है। उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी आखिरी सुकून की रात होने वाली थी। हाँ भाई, सीधा भानगढ़ ले चलो। भानगढ़? पक्का साहब, उस तरफ तो सवारियां कम ही जाती हैं। अरे भाई, तुम चलो तो सही, सरकारी काम है, जाना तो पड़ेगा ही, पैसे की चिंता मत करो। ऑटो रिक्शा शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ता हुआ गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ने लगा। धूल का गुब्बार उड़ रहा था और सूरज आसमान में आग उगल रहा था। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, सड़क के दोनों तरफ की हरियाली घनी होती जा रही थी। बड़े बड़े पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से कोई राज अपने सीने में दफन किए हों। शाम ढल रही थी और आसमान का रंग नारंगी से धीरे धीरे गहरा नीला होने लगा था। साहब, आ गया भानगढ़। मैं यहीं चाय की टपरी तक ही आऊंगा। इससे आगे का रास्ता ठीक नहीं है रात के लिए। राम मोहन ने ऑटो वाले को पैसे दिए और नीचे उतर गए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। दिन भर चहकने वाले पंछी भी अब चुप हो चुके थे। हवा में एक ठंडक थी जो मौसम की नहीं बल्कि माहौल की लग रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और चाय की टपरी की तरफ बढ़े। भाई, एक कड़क चाय बनाना, और ये बताओ रामू काका का घर किस तरफ है? चाय वाला शंभू, एक बूढ़ा आदमी। रामू काका, वो सामने जो छोटा सा जंगल वाला रास्ता दिख रहा है ना, बस उसी पर सीधे चले जाओ। आखिर में एक ही घर मिलेगा, वही है काका। लेकिन भाई, तुम हो कौन? इस वक्त उनसे क्या काम पड़ गया? मैं सरकारी काम से आया हूँ, जनगणना के लिए। सरकारी काम? अच्छा, पर भाई अब तो रात होने को आई है, सुबह चले जाते। वो रास्ता रात में सुनसान हो जाता है। अरे काका, आदत है हमें इन रास्तों की, बस पहुंच ही जाऊंगा। चाय अच्छी थी। राम मोहन ने चाय का गिलास रखा और उस जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ चले। शंभू उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो अंधेरे में ओझल नहीं हो गए। रास्ता वाकई संकरा और डरावना था। दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अब चांदनी रात थी, लेकिन घने पेड़ों की वजह से वो भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक तेज बारिश आने लगी। अरे, ये बारिश कहां से आ गई? मौसम तो बिल्कुल साफ था। बात पूरी होती उससे पहले ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया। हे भगवान, अब कैसे आगे बढ़ूं? पूरा भीग गया, कोई आसरा भी नहीं दिख रहा। तभी बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में राममोहन को अपने ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक विशाल और पुरानी इमारत का ढांचा दिखा। वो किसी पुराने किले का खंडहर लग रहा था। उसकी टूटी फूटी दीवारें और ऊंची मीनारें रात के अंधेरे में किसी दैत्य की तरह लग रही थीं। ये क्या है? खैर, जो भी हो, बारिश से बचने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। बिना कुछ और सोचे राममोहन उस खंडहर किले की तरफ भागे। उसका विशालकाय दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उन्होंने हिम्मत करके उसे धकेला और अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर गए, हवा के एक तेज झोंके से वो भारी दरवाजा कर रर रर की आवाज करता हुआ अपने आप बंद हो गया। छत जगह जगह से टूटी हुई थी और दीवारों पर काई जमी थी। कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। कैसी भयानक जगह है ये, पर कम से कम सर पर छत तो है। सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा।
उनकी नजर एक कोने में पड़े पत्थर के एक लंबे चबूतरे पर पड़ी जो किसी पलंग जैसा लग रहा था। दिन भर की थकान और बारिश में भीगने की वजह से उनका शरीर टूट रहा था। वो जाकर उस पर बैठ गए। बैठते बैठते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। नींद में राममोहन को लगा जैसे उनका शरीर तप रहा है, कोई तेज बुखार चढ़ आया हो जैसे। बदन में एक अजीब सी ऐंठन महसूस हो रही थी। उन्होंने बेचैनी में आंखें खोलीं। उन्हें महसूस हुआ कि हॉल में अब वो अकेले नहीं हैं। दूर एक कोने से किसी दिए की हल्की टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। रोशनी? यहाँ और कौन हो सकता है? हिम्मत जुटाकर वो उठे और उस रोशनी की तरफ बढ़े। वो रोशनी एक छोटे से कमरे से आ रही थी। कमरे के अंदर एक दिए की लौ के सामने एक बहुत ही पतला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और चेहरा किसी बीमार की तरह पीला पड़ चुका था। वो बीच बीच में जोर से खांस रहा था। कौन हो तुम? मेरा नाम कनुदास है। मैं इस किले की देखभाल करता हूँ। ओह, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया था। मेरा नाम राममोहन है। इस किले में मेहमान कम ही आते हैं, जो आते हैं वो खास होते हैं। बैठो। राममोहन उसके पास बैठ गए। कनुदास की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो राममोहन के आर पार देख रहा हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही कनुदास। तुम्हें किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी दवा और बीमारी सब यही किला है बाबूजी। इसकी दीवारें सुनती हैं और ये पत्थर बातें करते हैं। मैं इनकी भाषा समझता हूँ। ये मुझे कहीं जाने नहीं देते। ये तुम क्या कह रहे हो? दीवारें कैसे बात कर सकती हैं? करती है वे बाबूजी, सब करती हैं। यहाँ की हर ईंट में एक कहानी दफन है। राजा, रानी, उनकी सल्तनत, सब यही तो हैं। कभी कभी रात में पूरा दरबार सजता है। बस देखने वाली नजर चाहिए। तुम भी यहीं रुक जाओ, तुम्हें भी सब दिखने लगेगा। कनुदास की बातें राममोहन के सर के ऊपर से जा रही थीं। उन्हें वो आदमी बीमार से ज्यादा पागल लग रहा था, पर इस वक्त उसके सिवा कोई और था भी नहीं। दोनों ने देर रात तक बातें की। कनुदास ने किले के पुराने किस्से सुनाए, ऐसी कहानियां जो किसी किताब में नहीं मिलती। बातें करते करते राममोहन को फिर से नींद आने लगी। इस बार नींद बहुत गहरी थी। जब राममोहन की आंख खुली तो सूरज की किरणें टूटी हुई छत से अंदर आ रही थीं। रात का डरावना माहौल अब नहीं था। उन्होंने उठकर चारों तरफ देखा। कनुदास, अरे कनुदास, कहाँ हो? लेकिन वहां कोई नहीं था। वो छोटा कमरा खाली था। न वहां कोई दिया था, न कोई कनुदास। जमीन पर सिर्फ धूल थी, जैसे वहां सदियों से कोई आया ही न हो। कहाँ चला गया ये आदमी? शायद सुबह ही कहीं निकल गया होगा। खैर, मुझे भी अब रामू काका के घर की तरफ निकलना चाहिए। रात के अजीब अनुभव को एक बुरा सपना समझकर राममोहन ने किले का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। धूप खिल चुकी थी और दुनिया फिर से सामान्य लग रही थी। वो रामू काका के घर की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर चलने पर राममोहन को एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर दिखाई दिया, ठीक वैसा ही जैसा चाय वाले शंभू ने बताया था। उन्होंने आंगन में जाकर आवाज लगाई, रामू काका, क्या रामू काका घर पर है? हाँ बेटा, मैं ही हूँ रामू, अंदर आ जाओ। कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं गांव में। नमस्ते काका, मेरा नाम राममोहन है। मैं सरकार की तरफ से जनगणना के काम के लिए आया हूँ। आपके घर में कितने लोग रहते हैं, बस यही जानकारी लेनी थी। अरे, तो सरकार को अब हम बूढ़े खूंटों की भी याद आई। आओ बेटा, अंदर बैठो, पानी वानी पियो। राममोहन अंदर जाकर एक खाट पर बैठ गए। रामू काका ने उन्हें पानी दिया। राममोहन ने अपनी सरकारी किताब निकाली और जरूरी सवाल पूछने लगे। काम पूरा होने के बाद उन्होंने यूं ही बात छेड़ दी। काका, गांव में कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं है क्या? है तो बेटा, पर छोटा सा दवाखाना है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। मैं तो उस कनुदास के लिए पूछ रहा था। रात में मैं उससे किले के खंडहर में मिला था। बेचारा बहुत बीमार लग रहा है। उसे इलाज की सख्त जरूरत है। खांस खांस कर बुढ़ा हाल था उसका। कनुदास का नाम सुनते ही रामू काका का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया।
उनकी आंखें डर से फैल गईं और वो कांपती हुई नजरों से राममोहन को घूरने लगे। क्या कहा तुमने? तुम किससे मिले? कनुदास से, वही जो किले की देखभाल करता है, एक पतला सा आदमी है। बेटा, भगवान के लिए सच बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? अरे काका, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने बताया तो, किले के अंदर मिला था, रात भर हम साथ में ही थे। ये सुनते ही रामू काका ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, जिस कनुदास की तुम बात कर रहे हो, उसे मरे हुए तो पूरा 1 महीना हो गया है। क्या मजाक कर रहे हो काका? मैं खुद उससे मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे किले की कहानियां भी सुनाई। ये मजाक नहीं है बेटा, वो पागल था। उस किले के भूत प्रेतों से बात करने का दावा करता था। कहता था कि किले की आत्माओं ने उसे अपना रखवाला चुन लिया है। 1 महीने पहले ऐसी ही एक तूफानी रात में किले की एक दीवार गिरने से वो वहीं दबकर मर गया। उसकी लाश भी 3 दिन बाद मिली थी। तब से कहते हैं उसकी आत्मा उसी किले में भटक रही है, अपने किले के लिए एक नया रखवाला ढूंढ रही है। गांव का कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस किले के पास भी नहीं फटकता। रामू काका की बातें सुनकर राममोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में रात की सारी घटनाएं एक एक करके घूमने लगीं। कनुदास की धंसी हुई आंखें, उसकी सूखी आवाज, उसकी अजीब बातें, जो यहां आते हैं वो यहीं रह जाते हैं, और फिर उसका अचानक सुबह गायब हो जाना। उनका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। पसीने की ठंडी बूंदें उनके माथे पर आ गईं। बेटा, उसने तुम्हें किले में कुछ खाने पीने को तो नहीं दिया था? राममोहन को याद आया कि कनुदास ने उसे मिट्टी के बर्तन से पानी पिलाया था। ये याद आते ही उनकी चीख निकल गई। पानी? उसने मुझे पानी पिलाया था? हे भगवान, कहते हैं उस खंडहर में अगर किसी भटकती आत्मा के हाथ से कुछ खा पी लो तो तुम्हारी रूह भी वहीं से बंध जाती है। वो तुम्हें बार बार वापस बुलाएगी जब तक तुम हमेशा के लिए वहीं के होकर न रह जाओ।